हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं मिशन शेखावटी 100 का अध्याय 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो आवेश जब गतिमान होता है एक समान वेग से तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। गतिमान आवेश से हम दूसरा अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि अगर विद्युत धारा होगी तो भी क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। पहला, आदर्श वोल्टमीटर एवं आदर्श एमीटर के प्रतिरोध होने चाहिए। तो आदर्श दशाओं की बात हमें करनी है। वोल्टमीटर क्या काम आता है? वोल्टमीटर आता है परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करने हैं, कोई दो अलग अलग बिंदु होने चाहिए। एमीटर क्या काम आता है कि परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है उस धारा को मापने के काम में आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वोल्टमीटर कि हम किसी परिपथ में वोल्टमीटर को कैसे जोड़ते हैं। तो जिन भी परिपथ के जिन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है, जहां पे कोई एलिमेंट लगा हुआ है, उसके हम समांतर क्रम में क्या करते हैं, वोल्टमीटर को जोड़ते हैं। तो परिपथ में अगर हमें वोल्टमीटर जोड़ना है तो वो जोड़ेंगे हम समांतर क्रम में, जहां दो अलग अलग पॉइंट हमारे पास हों। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वो तो सेम ही पॉइंट के बीच लग गया, तो वो जीरो वो रीडिंग नहीं देगा फिर। तो अब अगर कुल धारा इसमें बह रही है आई, तो होगा क्या कि यहाँ आगे दो पथ हैं तो दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उनके प्रतिरोध के अनुसार। तो अब अगर हम ये जैसे प्रतिरोध है, इसमें हमें विभवांतर मापना है दो बिंदुओं पर। तो अब चूंकि ये कुल धारा नहीं आ रही है, इसमें धारा का कुछ पार्ट आ रहा है, तो जो हमें विभवांतर मिलेगा वो वास्तविक विभवांतर से क्या होगा, वास्तविक विभवांतर के बराबर होगा नहीं। अब आई क्या हो गई, कुल धारा से तो क्या हो गई, कम हो गई। तो यानी कि हमें विभवांतर तो वास्तविक मिलेगा नहीं। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ये जो हमारे पास V आया वो क्या है, जो V ओरिजिनल है उससे क्या होगा, कम होगा। तो ये वास्तविक तो मान नहीं मारा, हमें आदर्श दशा बतानी है। तो आदर्श दशा में क्या होना चाहिए, जो I1 जो धारा जा रही है वोल्ट मीटर में वो क्या होना चाहिए, जीरो होनी चाहिए। धारा जीरो होनी चाहिए। वो कब होगा, जब प्रतिरोध क्या हो, अनंत हो। क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है भाई, विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है उसको ही तो हम क्या कहते हैं, उसको ही तो हम प्रतिरोध कहते हैं। अगर जो बाधा है वो मैक्सिमम है, अधिकतम है, अनंत है, तो धारा जीरो होगी। तो आदर्श अवस्था में हमारे पास प्रतिरोध जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए वोल्टमीटर का, ताकि जो पूरी की पूरी धारा जो है वो उस एलिमेंट से ही गुजरे, प्रतिरोध आर से ही गुजरे और हमें वास्तविक विभवांतर मिल सके। तो यहाँ जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहले में दिया हुआ है शून्य, इधर भी शून्य, तो ब में दिया हुआ है अनंत और द में दिया हुआ है अनंत पहले वोल्टमीटर के लिए। तो इन दो में से कोई ऑप्शन होगा। तो अब अगले में चलते हैं अपन की आदर्श एमीटर का क्या प्रतिरोध होना चाहिए। देखिए एमीटर क्या काम आता है, एमीटर आता है कि किसी परिपथ में कितनी धारा बह रही है। अब चूंकि उसे विद्युत धारा ही मेजर करनी है तो उसे क्या जोड़ना होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा परिपथ में, ताकि सारी की सारी धारा उसमें से जा सके। दूसरा, अगर एमीटर का प्रतिरोध ज्यादा हुआ तो उसमें से धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी, कम धारा प्रवाहित हो पाएगी। लेकिन हमें तो क्या मापनी है, पूरी की पूरी धारा मापनी है। तो इसका मतलब जो एमीटर है, आदर्श एमीटर, उसका प्रतिरोध होना चाहिए जीरो। वोल्टमीटर का तो अनंत होना चाहिए, एमीटर का होना चाहिए जीरो, ताकि धारा जो उसमें से जाए वो क्या हो, मैक्सिमम हो और उसको वो सही से मेजर कर सके। तो द तो कह रहा है कि दोनों अनंत होना चाहिए, लेकिन यहाँ सही उत्तर होगा ब, कि वोल्टमीटर के लिए अनंत और एमीटर के लिए शून्य प्रतिरोध होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि किसी चल कुंडली धारा मापी, जिसको हम जी से लिखते हैं, को एक वोल्टमीटर में कैसे रूपांतरित किया जा सकता है। देखिए तीन इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे पास, एक होता है धारा मापी, एक होता है एमीटर, एक होता है वोल्टमीटर। तो धारा मापी जो नाम है, नाम में तो ये क्या है कि धारा मापता है, लेकिन वास्तव में ये धारा का क्या करता है, संसूचन करता है कि किसी परिपथ में धारा बह रही है या नहीं बह रही है, उसको देखने के काम आता है। वास्तव में ये मेजर इसको नहीं करता, ये केवल ये बताता है कि ये काम केवल संसूचन में काम आता है। अब दो इसी धारामापी से दो यंत्र बना सकते हैं। एक हम बना सकते हैं एमीटर जो कि धारा का मापन करता है, और एक हम बना सकते हैं वोल्टमीटर जो कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन करता है। तो धारामापी से ये दो बनाए जाते हैं, इनकी अलग अलग कंडीशन है, जैसे कि पहले प्रश्न में हमने देखा था। तो एमीटर को कैसे बताएंगे कि जो गैल्वेनोमीटर है उसके हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में क्या कर देंगे, एक अल्प प्रतिरोध जोड़ देंगे। देखिए एमीटर में क्या क्या होना चाहिए, प्रतिरोध क्या होना चाहिए,
बहुत कम होना चाहिए, अल्प होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर का तो कुछ प्रतिरोध होता है, तो हम इसके समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़कर उसको एक अलग रास्ता प्रदान कर देते हैं, जहां एस क्या होता है, अल्प प्रतिरोध संट होता है। तो इस प्रकार हम अगर धारा मापी के समांतर क्रम में जोड़ दें प्रतिरोध, तो वो क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। इसी प्रकार वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर से तो कुछ इसका जो प्रतिरोध होना चाहिए वो अनंत होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में हम क्या जोड़ देंगे, एक बहुत बड़ा प्रतिरोध जोड़ देंगे, हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में। तो वो हमारे पास किसकी तरह व्यवहार करेगा, वो हमारे पास व्यवहार करेगा वोल्ट मीटर की तरह। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कि धारा मापी को वोल्ट मीटर के लिए श्रेणी क्रम में हम क्या जोड़ेंगे, उच्च प्रतिरोध जोड़ेंगे। और जो द ऑप्शन है कि समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध, तो वो किसकी कंडीशन है, वो एमीटर की कंडीशन है। अल्प प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन ए की। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तीसरा प्रश्न जो है कि कोई आवेशित कण जो एक समान चाल से गति कर रहा हो, आवेशित कण है जिसका चार्ज है Q, एक समान चाल V से वो गति कर रहा है, तो वो क्या उत्पन्न करेगा। देखिए, जब आवेश स्थिर होता है तो वो क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जब एक समान चाल से गति करता है तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका से। विद्युत क्षेत्र में होगा तो बल लगेगा F इक्वल टू QE, आवेश स्थिर होगा तो। अगर आवेश गतिमान है तो हमारे पास चुंबकीय बल भी लगेगा, वो क्या होगा, QV क्रॉस B, यानी कि अगर V है इसके पास तो चुंबकीय बल भी वहां पे लगेगा। तो यानी कि ये हो गया अपने पास। अगला हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 को हम देखेंगे कि एक लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार, एक लंबा धारावाही चालक तार है, उसे r दूरी पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है B। यदि तार में प्रवाहित धारा का मान नियत रखें, तो जो धारा है I उसको तो हम क्या रख रहे हैं, नियत रख रहे हैं, फिक्स रख रहे हैं। और जो दूरी है उसको हम आधी कर दे रहे हैं, r/2 दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि भाई एक लंबा सीधा अनंत लंबाई का चालक तार है, तो एम्पियर के नियम से वहां क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होगा B इक्वल टू म्यू0 I अपॉन 2πr, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ ये कह रहा है कि हमें I को तो क्या रखना है, फिक्स रखना है, और R को हमें क्या करना है, चेंज कर देना है। तो अगर हम दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे B डैश का, जहाँ पे म्यू0 I डैश अपॉन 2πr डैश होगा, तो I तो सेम रहेगा और R डैश की जगह क्या रख देंगे, r/2 रख देंगे। तो 2 हमारे पास क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास B डैश इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू B, यानी कि दुगना हो जाएगा। इसको आप सीधे भी ऐसे देख सकते थे समानुपाती से कि अपॉन में R आ रहा है तो अपॉन में हमको 1/2 रखना है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 गुना आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें कि एक टोरॉइड के अंदर, वैसे टोरॉइड का अब आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान B है। यदि टोरॉइड के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N है तो इसमें प्रवाहित धारा I हो, तो इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। देखें, चाहे टोरॉइड कहे चाहे परिनालिका कहे, दोनों के ही बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो चाहे टोरॉइड की बात हो चाहे परिनालिका की बात हो, उत्तर कितना है, बाहर कितना है, चुंबकीय क्षेत्र 0 है। अगला प्रश्न देखें कि दो सीधे चालक A और B परस्पर x दूरी पर स्थित है, इनमें धारा क्रमशः IA एवं IB प्रवाहित है। दो सीधे तार हैं और धाराएं IA और IB हैं। यदि दोनों चालक आकर्षित करते हैं परस्पर, भाई दो चालक तार परस्पर आकर्षित तभी करते हैं जब उन दोनों के बीच जो धारा है वो क्या हो, समान दिशा में प्रवाहित हो। अगर धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है तो वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। ये आवेश का थोड़ा उलट है। आवेश में तो समान आवेश होता है तो प्रतिकर्षण करते हैं, धारा में क्या होती है, समान दिशा में होती है तो वो आकर्षण बल उत्पन्न करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, दोनों धाराएं दिशा में परस्पर क्या हैं, समांतर हैं। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 7 की धारावाही कुंडली में किस रूप में ऊर्जा संचित होती है। धारावाही कुंडली का मतलब है प्रेरक, जिसका स्वयं प्रेरकत्व L होता है। इस प्रकार से हम उसको दर्शाते हैं, इसका स्वयं प्रेरकत्व होता है L। तो इसमें किस रूप में ऊर्जा संचित होती है, देखें इसमें क्या होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र के रूप में चुंबकीय ऊर्जा संचित होती है इसमें, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है U इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, जहां पे L क्या है, स्वयं प्रेरकत्व है, I उसमें बहने वाली धारा है।
क्योंकि धारा क्या करती है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, तो चुंबकीय ऊर्जा इसका सही आंसर है। विद्युत ऊर्जा फिर किसमें संग्रहित होती है? विद्युत ऊर्जा हमारे पास संग्रहित होती है संधारित्र में, जिसमें जो ऊर्जा होती है वो भी कुछ इसी प्रकार का फॉर्मूला होता है, U इक्वल टू हाफ एल की जगह वहां पे क्या आता है, C आ जाता है और I की जगह V आ जाता है, तो हाफ CV स्क्वायर। और भी फॉर्मूले, 3 फॉर्मूला इसके, एक Q स्क्वायर अपॉन 2C, एक 1 अपॉन 2 Q इंटू V। तो तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला हो वो सब किसका है, संधारित्र में संचित ऊर्जा का है, और उसमें विद्युत ऊर्जा संचित होती है और धारावाहिक कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा संचित होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 कि यदि किसी आवेशित कण का आरंभिक वेग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तो उसका पथ कैसा होगा। देखिए V जो है और B है, ये दोनों अगर एक दूसरे के लंबवत हैं, इनके बीच का कोण 90 डिग्री है, तो जो आवेशित कण पर जो बल लगता है F इक्वल टू QV क्रॉस B, उसके कारण जो अगर कोण 90 डिग्री का है तो पथ क्या होता है, वृत्ताकार होता है। और यहाँ पे जो बल लगता है वो मैक्सिमम लगता है, क्योंकि थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो F मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगा QVB। और इसके कारण पथ कैसा होगा, इसके कारण वृत्ताकार पथ में गति करेगा। तो यहाँ जो चुंबकीय बल है वो यहाँ पे उसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सवृत्त। अन्य उदाहरण, अन्य जो ऑप्शन है वो पहला है सरल रेखा। तो सरल रेखा में कब गति करता है, जब उस पे क्या लगे, बल क्या लगे, शून्य लगे। तो जब क्या हो, V और B एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तब थीटा 0 है और साइन 0 का मान कितना होता है, 0, तो बल 0 लगेगा। तो जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा सरल रेखा में, जिस वेग से जिस दिशा में चल रहा था वापस उसी दिशा में चलता रहेगा, कोई डिफ्लेक्शन उसमें नहीं होगा। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उसी के समांतर अगर कोई प्रारंभिक वेग से कोई कण, आवेशित कण प्रवेश करता है तो वो उसी वेग से उसी दिशा में सरल रेखा में चलता रहेगा। अगला क्या है कि सर्पिल कब होता है। आप देखिए सर्पिल कब, सर्पिलाकार कब होगा कि जब V और B के बीच का जो कोण है वो ना तो 0 डिग्री हो और ना 90 डिग्री हो, वो 0 और 90 डिग्री का कुछ बीच का कोण हो। तो जब बीच का कोण होगा V और B के, तो जो वेग जो है, जो एक सदिश राशि है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। एक तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है वो हो जाएगा V कोस थीटा, जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है वो हो जाएगा V साइन थीटा। तो जो समांतर वेग है चुंबकीय क्षेत्र के, उसके कारण तो क्या होगी, रेखीय दिशा में गति होगी, और जो लंबवत है उसके कारण क्या होगी, वृत्ताकार पथ में गति होगी। तो इन दोनों का सम्मिश्रण जो होता है कि आगे भी चले और वृत्ताकार पथ में भी गति करे, उसको हम कहते हैं सर्पिलाकार पथ या फिर सर्पिल पथ। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। यदि चुंबकीय आघूर्ण M है और चुंबकीय क्षेत्र B है तो बल आघूर्ण क्या होता है। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, बल आघूर्ण टो इक्वल टू होता है M क्रॉस B। M का मान यहाँ पे होता है NIA, तो NIA क्रॉस B भी हम लिख सकते हैं। अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो उसमें क्या होता था, विद्युत द्विध्रुव होता था, तो उसके लिए बल आघूर्ण होता था P क्रॉस E। तो यहाँ B की जगह E आ जाता, M की जगह P आ जाता है। तो इस प्रकार से तुलना करके हम दोनों को याद रख सकते हैं। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, जिसमें दिया हुआ है कि एक अल्फा कण है, ए नहीं है, ये क्या है, अल्फा कण है, और एक प्रोटॉन जो है वो समान वेग से एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है, तब इसके वृत्ताकार मार्गों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो हमें पता है कि आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो वृत्ताकार पथ में गति करेगा, और वृत्ताकार पथ की हमें उन दोनों के लिए त्रिज्याओं का अनुपात हमें पूछा है। तो पहले हमें त्रिज्या का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर चुंबकीय बल लगता है Q इंटू V क्रॉस B, ऐसा बल लगता है। तो वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, अभिकेंद्रीय वेग, अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो जाएगा। तो वहां से हमारे पास R का फॉर्मूला निकल कर आएगा R इक्वल टू MV अपॉन QB, क्योंकि यहाँ अभिकेंद्रीय बल जो होता है MV स्क्वायर बट्टा R, जहाँ R क्या है, इस पथ की त्रिज्या है, ये हो जाएगा QVB के, क्योंकि साइन थीटा तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से जब हम पक्षांतरण करके इसको गणितीय रूप से हल करेंगे तो हमारे पास R इक्वल टू आएगा MV अपॉन QB। तो यानी कि एक तो त्रिज्या जो है वो द्रव्यमान के समानुपाती है और चार्ज के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये
अल्फा, तो अब यहाँ दो कण हैं, एक प्रोटॉन को तो हम जानते हैं, दूसरा है अल्फा कण। अल्फा कण होता है द्विधनावेशित हीलियम आयन 2He4, यानी कि इलेक्ट्रॉन हम वहां से निकाल लेते हैं। तो इनका जो द्रव्यमान होता है वो तो क्या होता है, 4 गुना होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 ही प्रोटॉन होते हैं। तो ये हो गया अल्फा कण का द्रव्यमान। अब अगर आवेश की बात करें तो क्योंकि ये द्विधनावेशित होता है तो आवेश इसका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन के आवेश का दुगना हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो Q अल्फा होगा, ये जो नाभिक होता है अल्फा कण, ये द्विधनावेशित हीलियम आयन होता है, या फिर इसको अपन नाभिक सिंपल कह सकते हैं। तो Q अल्फा क्या हो जाएगा, 2 इंटू QP। Q प्रोटॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है, तो 2eV हम इसको लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों की तुलना करेंगे कि एक तो अल्फा कण है और एक प्रोटॉन है जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। दोनों वृत्ताकार पथ बनाएंगे, लेकिन इन दोनों की त्रिज्याएं क्या होगी, अलग अलग होगी, इनमें एक संबंध होगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि R जो है वो द्रव्यमान के तो समानुपाती है और आवेश के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर हम इन दोनों के लिए तुलना करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि अब इनका अनुपात हमें लिखना है, ऊपर R अल्फा रखना है, तो R अल्फा अपॉन R प्रोटॉन अगर लिखेंगे तो M तो क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे M अल्फा अपॉन Q अल्फा, और इसी के डिवाइड में हम लिख देंगे M प्रोटॉन अपॉन Q प्रोटॉन। देखिए समानुपाती नियतांक, क्योंकि ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा तो वो कट जाएगा। तो इस प्रकार हम बराबर के रूप में इसको लिख सकते हैं, एक समीकरण के रूप में। अब हम इसको पक्षांतरण करके इसको सही कर सकते हैं कि R अल्फा अपॉन RP इक्वल टू हो जाएगा M अल्फा अपॉन Q अल्फा, और ये जो बट्टा में था वो गुणा में हो जाएगा उल्टा होके, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब हम M अल्फा और Q अल्फा की वैल्यू प्रोटॉन के रूप में लिख सकते हैं। तो M अल्फा की जगह 4mp रखेंगे और QP की जगह QP है ये, और Q अल्फा की जगह हम रख देंगे 2QP, और M प्रोटॉन की जगह M प्रोटॉन हो जाएगा। देखें QP से QP कट जाएगा, M प्रोटॉन से M प्रोटॉन कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4/2 बचेगा, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा 2। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2/1, यानी कि 2:1। तो देखो बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा स। करेक्ट ऑप्शन स होगा, इसमें ए नहीं होगा। इसको आप सही कर लें, ये एक त्रुटिपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसमें ऑप्शन सही ऑप्शन होगा स। तो पूरा एक्सप्लेन करके मैंने बता दिया है, इसमें कोई शंका नहीं रहनी चाहिए आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।